गाइस किसने सही बात की है कि मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेने के बाद उनको सही कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका फ्रेश वीडियो में। तो गाइस आज ना हमको ना कोई टेक वीडियो लेके आए, ना कोई ऐसा अनबॉक्सिंग वगैरह लेके आए हैं। आज हम लेके आए हैं गाइस जिसकी सभी भारतीय और सभी लोग ना अपील कर रहे हैं, बट वो जो बिजनेसमैन है ना वो बड़ी हम्बलनेस के साथ मना कर रहे हैं कि नहीं गाइस ऐसे कैंपेन मत चलाइए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर रतन टाटा के बारे में, जिनके लिए हम सभी हिंदुस्तानी कैंप चला रहे हैं कि भैया भारत रत्न फॉर रतन टाटा, क्योंकि वो सच में डिजर्व करते हैं यार। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों वो सभी हिंदुस्तानी के दिल में ना उनकी एक अलग ही इमेज है, और जब भी उनका नाम आता है ना तो हर हिंदुस्तानी एक बार तो गर्व फील करता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अपर। आप देख रहे हैं अनबॉक्स टेक। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ 5 चीजें जो हमारे को सर रतन टाटा सीखनी चाहिए, और जो सर रतन टाटा को एक हम्बल, एक सक्सेसफुल आदमी बनाती है, जिनका नाम लेते ही हर इंडियन एक बार तो गर्व फील करता है। और गाइज मैं अपील करता हूँ कि यार आप ये वीडियो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि अब जो है लोग एक हैशटैग या फिर लोग कैसे कैसे करके गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं कि प्लीज सर रतन टाटा को भारत रत्न से पुरस्कार किया जाए, उनको नवाजा जाए भारत रत्न से, क्योंकि वो सच में यार डिजर्व करते हैं। क्योंकि उन्होंने जितना किया है अपने लाइफ में हिंदुस्तान के लिए वो सच में सैल्यूटेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमारे को सर रतन टाटा से सीखने को मिलती है वो ये है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभार आपकी सक्सेस अपने आप लोगों को जवाब दे देती है। जी हाँ, एक बहुत पॉपुलर किस्सा था जो कि आप ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। जब 1988 में टाटा इंडिका लॉन्च की थी तो उसको जो है मार्केट से इतना जो सोचा था सर रतन टाटा ने, इतना प्यार नहीं मिला था, और जो है वो कंपनी धीरे धीरे घाटे में जा रही थी। तो वहां पे सर रतन टाटा ने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को बेच दिया जाए। तो एक मीटिंग फिक्स करी गई बिल फोर्ड के साथ, जहां पे सर रतन टाटा गए और बिल फोर्ड ने कहा कि जब आपको ये बिजनेस आता ही नहीं है गाड़ी बनाने का तो आप इसके अंदर उतरे क्यों, और आज हम आपकी ये कंपनी खरीद के एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप पे। सर रतन टाटा ने कुछ नहीं बोला, वो मीटिंग से उठे और चुपचाप वापस इंडिया आ गए। यहाँ के उन्होंने अपने एम्प्लॉय से बोला कि जी तोड़ मेहनत करो और टाटा को टाटा मोटर्स जो है उसको एक सक्सेसफुल कंपनी बनाओ। और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी, और टाटा मोटर्स जो है वो काफ़ी सारी सक्सेस ले चुकी थी। तभी दूसरी साइड जो फोर्ड है वो घाटे में जाने लगी थी, मतलब वो भी बिकने के कगार पे आ गई थी कंपनी। तब सर रतन टाटा ने सोचा कि क्यों ना इनकी कुछ मदद किया जाए। तो बॉम्बे हाउस के अंदर मीटिंग फिक्स करी गई, जहाँ पे सर रतन टाटा ने प्रपोजल दिया कि आपकी जो JLR है, पहले जैगुआर लैंड रोवर थी वो फोर्ड की थी, अब 2008 के बाद वो जो है वो टाटा की हो चुकी है। तो वहाँ पे सर रतन टाटा ने प्रपोजल दिया कि मेरे को जो है आपकी कंपनी है JLR वो परचेज करनी है। तो सारी डील विल सब हो गई, सब कुछ हो गया। फिर बिल फोर्ड ने कहा कि आज आप हमारी कंपनी खरीद के हमारे पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तब भी सर रतन टाटा ने कुछ नहीं बोला, बट बिल फोर्ड को कहीं ना कहीं उनकी वो जो बात उन्होंने बोली थी जब टाटा इंडिका टाटा मोटर्स को सेल करने गए थे सर रतन टाटा की हम आप पे एहसान करने की कंपनी खरीद के, आज वही बात जो है सर रतन टाटा ने कर दी थी। तो गाइस यही होता है कि आप जब सक्सेस होते हो ना तो आपको कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इस चीज से सब समझ गए कि भैया सक्सेस जो है वो अपने आप जवाब दे देते। बिल फोर्ड सर को उनका जवाब मिल चुका था कि भैया टाटा जो है वो बहुत सक्सेस कर चुकी है। तो ये जो चीज़ है पहली चीज़ थी हमारे को सर रतन टाटा सीखने के लिए। तो दूसरी चीज़ जो हमारे को यहाँ पे सर रतन टाटा सीखने को मिलती है वो ये है, पहले बिलीवर बनिए फिर ड्रीमर बनिए। जी हाँ, सभी जानते हैं कि पहले जो है हिंदुस्तान के अंदर बैलगाड़ियाँ वगैरह चलती थी, फिर अंग्रेज आए, फिर गाड़ियाँ आने लगी, और उस टाइम जो थी वो सारी गाड़ियाँ विदेश से आती थी। तब कोई ऐसे इंडियन की कंपनी नहीं थी कि जो इंडिया के अंदर स्वदेशी कार बना पाए। लेकिन कहीं ना कहीं सर रतन टाटा को बिलीव था कि हम बना देंगे, और उनका एक ड्रीम था कि क्यों ना एक इंडिया की स्वदेशी कार लॉन्च किया जाए। तब टाटा मोटर्स ने खूब मेहनत करी और हिंदुस्तान की पहली स्वदेशी कार बनाई जो थी टाटा इंडिका, जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद की, बट धीरे धीरे जो है वो मार्केट से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं ले पाई। बट फिर भी गाइस उनको बिलीव था कि मैं ये कर दूंगा, और उनका ड्रीम था कि भैया पहली स्वदेशी कार हिंदुस्तान के अंदर लाई जाए।
और वो लेके आए टाटा इंडिका, जो कि काफ़ी अच्छी गाड़ी थी यार उस टाइम की। हालांकि थोड़ी बहुत कमी थी क्योंकि यार पहली स्वदेशी गाड़ी थी, हर चीज़ पहली बार में सक्सेस नहीं होती है, बट फिर भी गाइज इंडिया के अंदर पहली स्वदेशी कार बिलीव था उनको मैं कर दूंगा, और उन्होंने किया। यहाँ पे एक इंसिडेंट सामने आता है कि यार एक टाइम था जब सर रतन टाटा जो है अपनी गाड़ी से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि भैया बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक मिडिल क्लास फैमिली जो बाइक पे थी, हम दो हमारे दो वाली, तो वो जो है एक ब्रिज के नीचे जाके रुकी जस्ट फॉर कि बारिश आ रही थी और वो भीग ना जाए। तब सर रतन टाटा ने अपनी गाड़ी में बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करी जाए जो हर घर के अंदर हो, मतलब हर लोग उसको अफोर्ड कर पाए। तो यहाँ पे सर रतन टाटा का इंटरव्यू लिया गया और वहाँ पे उन्होंने बोला गया कि भैया इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आप क्या सोच रहे हैं इस गाड़ी को कितने में लॉन्च करने की, तो उन्होंने बोल दिया कि लगभग लाख रुपए की समथिंग मैं जो है इसको लॉन्च करूँगा। और ये जो बात थी वो आग की तरह फैल चुकी थी कि भैया लखटकिया कार टाटा लॉन्च कर रहा है, लखटकिया कार टाटा लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पे जो है गाइज सर रतन टाटा ने वो करके दिखाया और उन्होंने लाख रुपए के अंदर टाटा नैनो लॉन्च कर दी थी, जिसको भी रिस्पॉन्स इनिशियली तो काफ़ी अच्छा मिला था, बट फिर उसकी प्राइस बढ़ गई और वो जो एक टैग था लाख रुपए का वो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर गया कि चीप गाड़ी है, चीप गाड़ी है, तो इसके कारण जो है वो गाड़ी नहीं चल पाई। बट फिर भी गाइज इससे हमारे को सर रतन टाटा से सीखने को ये मिलता है कि आप कितनी ऊंचाइयां कर लीजिए, बट अगर आप जो है लोगों के लिए नहीं सोचेंगे ना तो आपकी वो जो ऊंचाई है ना वो किसी काम की नहीं है। यहाँ पे सर रतन टाटा चाहते तो उस बात को इग्नोर कर सकते थे यार, क्योंकि नॉर्मल और कॉमन मैन है भैया, ठीक है हर आदमी की कहानी होती है ब्रिज से नीचे आके छुप जाता है जब बारिश आती है, बट सर रतन टाटा ने चीज़ सोची। तो इससे कहने का मतलब है कि वो अपने इंडिया से, अपने भारत से कितना जुड़े हुए हैं कि इतनी ऊंचाइयों के बाद भी उन्होंने ये चीज़ सोची। चौथी चीज़ जो हमारे को सर रतन टाटा से सीखने को मिलती है गाइस, रतन टाटा जो है वो सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं, वो पर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक इंटरव्यू में जो है सर रतन टाटा ने अपने एक लव स्टोरी के बारे में बताया। हालांकि रतन सर टाटा को 4 बार प्यार हुआ था, बट किसी ना किसी कारण जो है उनकी शादी नहीं हुई। और यहाँ पे इंटरव्यू में उन्होंने एक केस बताया जो उनके दिल के बहुत करीब था। वो ये था कि उनको एक अमेरिका की लड़की थी जिनसे प्यार हो चुका था और वो शादी भी करने वाले थे, और सर रतन टाटा किसी कारण से जो है वो हिंदुस्तान में आ गए थे। वो लड़की भी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आने वाली थी, बट उसी टाइम 1962 का इंडो चाइना वॉर जो है वो चालू हो चुका था और एक बहुत ज़्यादा तनाव था इंडिया के अंदर। इस कारण जो है वो लड़की इंडिया नहीं आ पाई और फिर उसने वहाँ किसी रेजिडेंस से शादी कर ली। और सर रतन टाटा को जब पता लगा तो सर रतन टाटा ने उसको बढ़ावा दिया कि ठीक है आपने शादी कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे इंडिया में क्या होता है कि गाइस अगर ऐसा हुआ ना तो या तो लड़का मतलब एसिड फेंक देगा या कुछ भी, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं यार। बट आप सोचिए सर रतन टाटा ने उसका अप्रिशिएट किया कि ठीक है आपने वहाँ शादी की है, कोई बात नहीं है। और उन्होंने बताया कि आज भी मैं इस बात से खुश हूँ कि आज भी हम लोग एज अ फ्रेंड हैं, आज भी हमारी उनसे बात होती है और वो बताती हैं कि वो बहुत खुश हैं। तो इससे हमारे को ये चीज़ सीखने को मिलती है कि गाइस सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप में भी आप सक्सेस बनिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप चाहें वो आपको मिल जाए, लेकिन उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए यार। क्योंकि काफ़ी सारे केस हमारे इंडिया में केस होते हैं कि भैया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं, गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी हो जाती है तो बॉयफ्रेंड या तो लड़की को भगा लाता है या कुछ ऐसे इंसिडेंट कर देता है। तो ये गलत चीज़ है। अगर आप सच में उनको प्यार करते हैं तो उन्होंने जो डिसीज़न लिया है उस पर हमेशा उनको अप्रिशिएट कीजिए कि आपने बहुत सही डिसीज़न लिया है। अगर वो हैप्पी हैं और अगर उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए। ऐसे नहीं कि तुमने उससे शादी कर ली, अब भुगतो, अब तुम्हारी ज़िंदगी है ऐसे। तो ये चीज़ हमारे को सर रतन टाटा से सीखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। लर्निंग नंबर 5 जो हमारे को सर रतन टाटा सीखने को मिलती है वो ये है कि बड़े पैसे वाला नहीं, बड़े दिल वाला बनिए। जी हाँ, आपको पता है 26/11 का हमला जब हुआ था तब जो ताज होटल पर हमला हुआ था वहाँ पे जो वर्कर्स थे 80 एम्प्लॉइज़ की उस टाइम जो है वो मर्डर हो चुका था टेररिस्ट के थ्रू। सर रतन टाटा ने सबके घर जाके उनका खर्चा उठाया, उनसे पर्सनली मिले और थैंक्स किया कि आपके जो भी था, घर की बेटी थी, बेटा था, वो टाटा उसमें अपनी कुर्बानी दी। उनकी कुर्बानी की बहुत बड़ी वैल्यू रखती है हमारे लिए और उनका खर्चा सारा सर रतन टाटा ने
उठाया। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हमको देखने को मिलता है अभी पैंडेमिक के टाइम। आई डोंट नो, अपन इतनी बाहर की कंपनी यूज़ करते हैं, hyundai, बहुत सारे कंपनीज हैं यार, जोमेटो, वो सब, उनका मेरे को नहीं पता है। बट सर रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए उस टाइम डोनेट किए थे इंडिया में, कि जब ये पैंडेमिक हो रहा था। और यहाँ पे एक चीज़ और गाइज मैं बता दूँ आपको, कि उस टाइम ये दौर चल रहा था कि या तो सैलरी आधी दी जा रही थी या फिर नौकरी से निकाला जा रहा था। बट उस टाइम टाटा के अंदर 4.5 लाख समथिंग न्यू एम्प्लॉय आए थे, बिल्कुल फ्रेशर एम्प्लॉय आए थे, जिनको किसी को 10 दिन हुए थे, किसी को 1 महीना हुआ था। यहाँ पे टाटा ने किसी को भी नहीं निकाला। सबको ये बोला गया कि आप हमारी एक फैमिली हैं, और अगर फैमिली पे कोई अड़चन आती है तो पूरी फैमिली एक साथ रहती है। वहाँ पे ना किसी की सैलरी काटी, ना किसी को जॉब से निकाला, सबको उनकी सैलरी मिली थी, सबको पूरा पेमेंट मिला था, और सबको उन्होंने जॉब के लिए भी रखा था। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि गाइज बड़े पैसे वाला मत बनो, बड़े दिल वाला बनो। और अभी एक रिसेंटली भी न्यूज़ आई थी कि सर रतन टाटा का एक एम्प्लॉय थे जो 2 साल से बीमार थे, तो सर रतन टाटा चुपके से उनकी सोसाइटी के अंदर गए, उनसे मिले, उनकी फैमिली के साथ बैठ के चाय पी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। अब आप सोचिए उस एम्प्लॉय के दिल में कितनी इमेज बनी होगी सर रतन टाटा के लिए। वो जो है ना, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एक एनर्जी देती है कि यार यस, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं ना। आपने सोचा है कभी कि किसी का कंपनी के एम्प्लॉय के इंसिडेंट हो गया या कुछ हो गया हो तो कंपनी का मालिक मिलने गया हो? यहाँ पे सर रतन टाटा मिलने गए थे, अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, पुणे गए थे उनसे मिलने। इसलिए कहते हैं कि बड़े पैसे वाले नहीं, पैसे वाले बहुत लोग होते हैं, बट जितना बड़ा दिल होगा ना उतना लोग आपको याद रखेंगे, जितना आप लोगों की मदद करेंगे उतना लोग आपको याद रखेंगे। और ऐसे ही हम कैंपेन नहीं चला रहे यार कि भैया भारत रत्न देना चाहिए सर रतन टाटा को। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर रतन टाटा ने जो हिंदुस्तान के लिए किया, हिंदुस्तान के लोगों के लिए। अगर मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो शाम हो जाएगी, उसको 7-8 घंटे वो वीडियो बन जाएगी। इतनी बातें हैं सर रतन टाटा के बारे में। बट ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई ना, ये कहीं ना कहीं हर इंडियन के दिल में सर रतन टाटा के लिए एक जगह बनाती है। और आखिरी में मैं चाहता था जो 5 लर्निंग है ना, वो मैं बताना चाहता हूँ सर रतन टाटा की, जिसमें से पहली है कि अगर कोई आपको पत्थर मारे तो मारने दो, आप वो सारे पत्थर सजा के एक अपना घर बना लीजिए। जी हाँ, कई बार होता है कि लोग बाग हमारे को कुछ बोलते हैं, हम वापस उनको रिप्लाई देने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं। मत कीजिए। कई बार होता है आपको कोई ताना मार रहा हो तो आप उस ताने को एज अ मोटिवेशन यूज लीजिए कि भैया, जैसे फोर्ड का मैंने एग्जांपल दिया था, फोर्ड वालों ने सर रतन टाटा को बोला, फिर रतन टाटा ने उसी बात पे, ऐसा नहीं कि फोर्ड को लड़ लिए या कुछ हुआ, उसी चीज़ को अपना मोटिवेशन लिया और फिर जो है फोर्ड वालों को वापस जवाब दिया। दूसरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी में अप एंड डाउन खूब आते हैं। कई बार होता है आदमी सक्सेस करता है, कई बार होता है आदमी सक्सेस नहीं कर पाता। तो उन अप एंड डाउन्स को आने दीजिए, क्योंकि अगर ECG के अंदर भी जो है अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका मतलब है आप मर चुके हैं। और यहाँ पे लाइफ भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ अप डाउन्स खूब आते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, कई बार बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, बट ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। ये अप एंड डाउन आएंगे। अगर जिस दिन ये स्ट्रेट हो गए, समझ लेना आपका कोई वजूद नहीं है। तीसरी चीज़ जो हमारे को सर रतन टाटा से सीखने को मिलती है वो ये है कि जैसे लोहे को उसकी रस्ट जो होती है, मतलब जो जंग होता है वो खाता है, वैसे ही इंसान को उसका माइंडसेट खाता है। जितना वो शांत रहेगा, जितना वो लोगों को समझेगा, लोगों के लिए करेगा, उतना ही वो लॉन्ग टर्म चलता है। और जैसे लोहा होता है भैया, वो सोचता है कुछ नहीं होगा, उसी की खुद ही की जंग उसको कमज़ोर कर देती है और उसी के कारण वो जो है टूट जाता है। वैसे एक इंसान होता है कि अगर उसका माइंडसेट सही है, माइंड अच्छा चल रहा है और लोगों की हेल्प भी कर रहा है सर रतन की जैसे, तो वो बहुत सक्सेस करेगा। चौथी चीज़ जो हमारे को सीखने को मिलती है वो ये है, अगर फास्ट चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन लंबे दूर तक जाना है तो लोगों को साथ लेके चलिए। जी हाँ, जैसे कि इतनी सारी मैंने स्टोरी बताई, यहाँ पे सर रतन टाटा जो सबको साथ लेके चले और आज वो बहुत आगे निकल चुके हैं गाइज। और इंडिया के लिए मतलब क्या बताऊँ मैं यार, मतलब दिल से उनके लिए बहुत इज्जत निकलती है। और यहाँ पे 5वीं और आखिरी चीज़ जो हमारे को सर रतन टाटा सीखने को मिलती है वो ये है कि जो आदमी जिस किसी की नकल करता है वो कुछ टाइम तक जो है सक्सेस रहता है, बट बहुत आगे नहीं जा पाता है। तो इसलिए आप जो है खुद का कुछ क्रिएट कीजिए, नकल जो है वो कीजिए, बट जिसकी कर रहे हो ना उसको साथ लेके चलो, जिससे आपको भी कुछ आइडिया मिल जाए कि भैया कैसे करना चाहिए। जो उसने गलतियाँ की है वो आप ना करें और आप जो है अपने लाइफ के अंदर
सक्सेस हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस प्लीज इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, और आई डोंट नो कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह ये टैग यूज कीजिए कि भारत रत्न फॉर रतन टाटा, क्योंकि इन सब स्टोरी के बाद ना सर रतन टाटा सच में भारत रत्न डिजर्व करते हैं। तो बस गाइस इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दिए यार। चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, मैं नहीं कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक भी मत करो, लेकिन इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। जय हिंद।